दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक जैसे पैसे कमाते हैं लेकिन एक अमीर बनता है और दूसरा हमेशा कर्ज में डूबा रहता है? क्या असली फर्क नंबर्स में है या सोच में? पैसे के बारे में हमारी सोच यानी मनी की साइकोलॉजी हमारे डिसीजंस, हैबिट्स और फ्यूचर को शेप करती है। और यही है इस वीडियो का मकसद, आपको समझाना कि पैसा कैसे काम करता है नहीं, बल्कि लोग पैसे के साथ कैसे सोचते हैं। हम बात करेंगे उन सवालों की जो आपको कोई नहीं सिखाता। क्या ज़्यादा आईक्यू होना फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी है? क्यों कुछ लोग पैसा आने के बाद भी गरीब बन जाते हैं? और क्या असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में होती है? ये सिर्फ एक बुक की समरी नहीं, ये है एक माइंडसेट रेवोल्यूशन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदल दे। इस बुक के हर एक चैप्टर को हमने डीप में एक्सप्लेन किया है, इस वजह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुबोध एफएम। और आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट की नहीं, बल्कि आपकी सोच की साइकोलॉजी को बदल सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। और इस वीडियो की शुरुआत होती है एक दिलचस्प और बेहद ज़रूरी चैप्टर से, नो वंस क्रेजी मतलब। आइए समझते हैं। कितनी बार आपने किसी को देखा और सोचा, ये क्या बेवकूफ़ी है यार, इतना पैसा है, फिर भी ये लोग अजीब डिसीजंस क्यों लेते हैं? कोई पैसे को जुए की तरह उड़ाता है, कोई तिजोरी में छुपा कर रखता है, कोई रिस्क से डरता है, और कोई पूरे पैसे को एक ही शेयर में झोंक देता है। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, नो वन इज क्रेजी। हर इंसान का पैसा संभालने का तरीका उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट से आता है। मान लीजिए दो लोगों की कहानी। राहुल, जिसने 2008 की भयानक मंदी देखी है, जहां उनके पिता की नौकरी चली गई थी, ईएमआई नहीं भर पाए, घर गिरवी हो गया। और रोहित, जिसने 2010 से 2020 तक का स्टॉक मार्केट बूम देखा है, बिना किसी गिरावट के रिटर्न्स ही रिटर्न्स। अब सोचिए, अगर राहुल इन्वेस्टिंग से डरता है और रोहित अग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है, तो क्या राहुल बेवकूफ़ है? नहीं। हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर पैसे के बारे में सोचता है। आपके लिए जो समझदारी है, वो किसी और के लिए खतरा हो सकता है। हम में से कोई भी पूरी इकॉनमी, पूरे इतिहास या हर मार्केट साइकिल को नहीं देख सकता। हम सिर्फ अपना ही छोटा सा वर्ल्ड देखते हैं। अपने माँ बाप का एटीट्यूड, अपने पहले जॉब का एक्सपीरियंस, या शायद अपने दोस्त की गलती से मिली सीख। मॉर्गन कहते हैं, People do some crazy things with money, but no one is crazy. They are just reacting to their own version of the world. Don't judge. Try to understand इसका एक गहरा असर है हमारे सोचने के तरीके पर। जब आप अगली बार किसी को रिस्क लेते देखें या पैसे के मामले में बेहद कंजर्वेटिव बनते देखें, तो उन्हें जज मत करिए। इंस्टेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनका पागलपन उनके नज़रिए से बिल्कुल सही हो सकता है। साइकोलॉजिकल ट्रूथ। अब यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ है। हम सोचते हैं कि हम रैशनल हैं, लेकिन हम एक्चुअली इमोशनल हैं। हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर लॉजिक से कम और इमोशंस से ज़्यादा चलती हैं। आपको लग सकता है कि एसआईपी करना स्मार्ट है, पर अगर आपने अपने बचपन में कर्ज से जूझते माता पिता देखे हैं, तो शायद आप बैंक में ही पैसा सेफ रखेंगे। तो क्या करें? सबसे पहले समझिए कि हर किसी की फाइनेंशियल साइकोलॉजी अलग है। अपने एक्सपीरियंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ मत मानिए। दूसरों को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझिए, नॉट थ्रू योर लेंस। और सबसे ज़रूरी, अपने व्यवहार को पहचानिए और उसे सुधारिए। तो दोस्तों, यही था चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। ये एम्पैथी, समझ और अपने बिहेवियर को देखने की बात है। क्या आपको भी कभी किसी की फाइनेंशियल सोच अजीब लगी है? नीचे कमेंट करके बताइए। अब आप उसे कैसे देखेंगे? आगे हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, लक एंड रिस्क के बारे में, जहां हम जानेंगे कि आपकी सक्सेस और फेलियर में आपकी मेहनत से ज़्यादा किस्मत और जोखिम कैसे काम करते हैं। चैप्टर 2, लक रिस्क। नमस्कार दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कोई भी व्यक्ति पैसों को लेकर पागल नहीं होता, बल्कि हर कोई अपने अनुभवों के आधार पर डिसीजंस लेता है। अब बात करते हैं चैप्टर 2, लक रिस्क की। एक ऐसा चैप्टर जो हमें याद दिलाता है कि हमारी मेहनत ज़रूरी है, लेकिन हमारी सफलता या असफलता का पूरा श्रेय हमें नहीं जाता। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, लक, किस्मत और रिस्क, जोखिम, दोनों इनविजिबल फोर्सेस हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, पर ये आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। कई बार आप सोचते हो, मैंने सब सही किया, फिर भी नुकसान हो गया। और दूसरी तरफ,
कुछ लोग आधे अधूरे नॉलेज के साथ लाखों कमा जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत थे या वो ज्यादा समझदार। हो सकता है बस थोड़ी सी किस्मत ने फर्क डाल दिया हो। बिल गेट्स वर्सेस केंट इवंस एक उदाहरण। बिल गेट्स एक ऐसा नाम जिसे आज हर कोई जानता है। पर क्या आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सफर शुरू हुआ एक स्कूल से जहां 1968 में कंप्यूटर एक्सेसिबल था। अब सोचिए, उस वक्त पूरे अमेरिका में सिर्फ कुछ ही स्कूल ऐसे थे जहां कंप्यूटर था, और वहीं पर थे केंट एवंस, गेट्स के करीबी दोस्त, जो गेट्स जितने ही होशियार थे। केंट की एक हादसे में मौत हो गई और उनका सपना वहीं खत्म हो गया। अब बताइए, गेट्स की सफलता क्या सिर्फ मेहनत का नतीजा है? जी नहीं, उसमें किस्मत का बड़ा हाथ था। हम अक्सर किसी की सफलता देखकर कहते हैं, इसने कुछ तो खास किया होगा, पर हम ये नहीं देखते कि क्या वही चीज़ किसी और के लिए भी काम करती। सक्सेस और फेलियर दोनों में बहुत हद तक चांस शामिल होता है। मॉर्गन लिखते हैं, नॉट ऑल सक्सेस इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड नॉट ऑल पॉवर्टी इज ड्यू टू लेजीनेस। जिस तरह किस्मत अच्छाई ला सकती है, उसी तरह रिस्क जिंदगी का रुख पलट सकता है। कोई एक स्टॉक खरीदता है और करोड़पति बन जाता है, दूसरा वही स्टॉक खरीदता है और सब कुछ खो बैठता है। पर क्या इसका मतलब है कि स्टॉक खरीदना गलत था? नहीं, इसका मतलब है आपको रिस्क को समझना और मैनेज करना आना चाहिए। अब सवाल यह है, जब लक और रिस्क इतने बड़े फैक्टर्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कभी भी किसी की सफलता को पूरी तरह उसकी मेरिट से मत आंकिए। शायद वो लकी था, और किसी की असफलता को उसकी गलती मत मानिए। शायद वो अनलकी था। अपने प्रयास करते रहिए, लेकिन रिजल्ट्स को थोड़ा ह्यूमिलिटी के साथ देखिए। ईगो को किनारे रखिए, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश ये है, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर, बी केयरफुल हु यू लुक डाउन अपॉन एंड विश टू अवॉइड बिकमिंग, और जस्ट बी काइंड। मतलब, अपने और दूसरों के बारे में जजमेंटल मत बनिए। अगर आप सफल हैं, तो उस सफलता में शायद आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत भी शामिल है। और अगर आप असफल हो रहे हैं, तो शायद आपकी गलती नहीं, बल्कि हालात और रिस्क ने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया। हार्ड वर्क जरूरी है, बट डोंट ओवर क्रेडिट और ओवर ब्लेम एनीवन। रिस्क और लक इनविजिबल होते हैं बट पावरफुल। डोंट अस्यूम रिजल्ट्स डिफाइन अ पर्सन। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। बी हम्बल, बी ग्रेटफुल। दोस्तों, यही था चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। एक ऐसा अध्याय जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी और पैसों की कहानी मेहनत की ही नहीं, बल्कि मौके और मिजाज की भी होती है। क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जहां मेहनत के बावजूद चीजें आपके हक में नहीं गईं? या कभी अचानक कुछ ऐसा मिला जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, नेवर इनफ, जहां हम जानेंगे कि क्यों इंसान चाहे जितना कमा ले, कभी संतुष्ट नहीं होता। चैप्टर 3, नेवर इनफ। स्वागत है आपका द साइकोलॉजी ऑफ मनी की तीसरे चैप्टर में, जहां आज हम बात करेंगे उस इंसानी कमजोरी की जो शायद सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एक ऐसा चैप्टर जो हमें भीतर तक झकझोरता है और एक सीधा सवाल पूछता है, आपके लिए कितना काफी है? जी हां, ये है चैप्टर 3, नेवर इनफ। आपने सुना होगा, थोड़ा और चाहिए, बस थोड़ा और। पहले 10 लाख चाहिए थे, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब, हम अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को हर बार आगे खिसका देते हैं। द बर्नी मैडॉफ एग्जाम्पल। यहां पर मॉर्गन एक बहुत गहरा और चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं बर्नी मैडॉफ का। बर्नी एक बेहद सफल और अमीर आदमी था। उसने अरबों डॉलर कमाए, कनेक्शंस थे, रेप्यूटेशन थी, सब कुछ। पर फिर भी वो एक पॉन्जी स्कीम चला रहा था। क्यों? क्योंकि जो उसके पास था वो उसके लिए काफी नहीं था। अंत में क्या हुआ? जेल, शर्मिंदगी और बर्बादी। अब सोचिए, क्या वो 1 अरब डॉलर से कम में नहीं जी सकता था? जरूर जी सकता था, लेकिन वो चाहता था थोड़ा और। अब सवाल है, हमें कब लगेगा कि अब बस बहुत है? ट्रूथ इज, हमें सिखाया गया है कि ग्रो करो, हासिल करो, आगे बढ़ो। लेकिन ये शायद ही कभी सिखाया जाता है कि कब रुकना है, कब काफी कहना है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत बार थोड़ा और के चक्कर में हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास पहले से था। जॉब्स, परिवार, रिश्ते, पीस ऑफ माइंड, सब कुछ दांव पर लग जाता है। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय।
एक और बड़ी वजह है कंपैरिजन। जब आप अपने से बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी सैलरी वाले लोगों को देखना शुरू करते हैं तो आपका इनफ अपने आप पीछे छूट जाता है। सोशल कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ हैप्पीनेस। मॉर्गन हाउसेल मतलब आप तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक आप दूसरों के साथ खुद की तुलना करते रहेंगे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है सिर्फ ये जानना कि कितना कमाना है काफी नहीं होता, ये भी जानना जरूरी है कि कब रुकना है। मॉर्गन कहते हैं, There's no reason to risk what you have for what you don't need. सोचिए, आपके पास एक अच्छी नौकरी है, सेहत है, प्यार करने वाले लोग हैं। फिर भी अगर आप एक एक्स्ट्रा जीरो की तलाश में सब कुछ रिस्क पर लगा देते हैं, तो क्या ये वाकई समझदारी है? तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी डेफिनेशन ऑफ इनफ को स्पष्ट करें। क्या आपको 10 लाख चाहिए, 1 करोड़, या सिर्फ पीस ऑफ माइंड? कंपैरिजन से बचिए। हर किसी की कहानी अलग है। आप जिसको देख रहे हैं, शायद वो खुद अंदर से खाली हो। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को समझिए। आप जो पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उस कीमत के लायक है जो आप चुका रहे हैं? ग्रैटिट्यूड डेवलप कीजिए। जो आपके पास है उस पर गौर करें। वो कभी कभी किसी के लिए सपना होता है। तो दोस्तों, यही था चैप्टर 3, नेवर इनफ। एक ऐसा अध्याय जो हमें बताता है कि दौलत के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है रोकना सीखना। आपके लिए इनफ क्या है? क्या आप कभी इस दौड़ में इतना आगे निकल गए कि रुकना ही भूल गए? नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि चर्चा करने से क्लैरिटी आती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, फ्रीडम की, यानी असली दौलत क्या होती है। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उस चैप्टर की जो शायद दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सबसे बड़ी ताकत को उजागर करता है। एक ऐसा चैप्टर जो दिखाता है कि पैसे कमाना सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, बल्कि समय और धैर्य की ताकत को समझने की भी बात है। चैप्टर 4 का नाम है कॉन्फाउंडिंग कॉम्पाउंडिंग, यानी चौंका देने वाली चक्रवृद्धि की ताकत। जब आप किसी की फाइनेंशियल सक्सेस देखते हो तो शायद आप सोचते हो इसने कुछ बड़ा रिस्क लिया होगा या बहुत तेजी से अमीर बना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उनकी नेटवर्थ का लगभग 95% हिस्सा तब बना जब वो 60 साल से ज्यादा उम्र के थे? जी हां, बफेट की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी कोई जादुई निवेश नहीं थी, बल्कि था समय प्लस कंसिस्टेंसी प्लस कंपाउंडिंग का कमाल। कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट मैथ, इट्स साइकोलॉजी। बहुत लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ एक फॉर्मूला समझते हैं, एफ वी साम्स पी वी एक्स 1+R वो 3 माह। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कंपाउंडिंग एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कम और एक साइकोलॉजिकल चैलेंज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका असली जादू तब दिखता है जब आप बहुत लंबे समय तक पेशेंटली निवेश करते हो, बिना घबराए, बिना बीच में टूटे। वॉरेन बफेट सीक्रेट। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग शुरू की थी जब वो सिर्फ 10 साल के थे, और आज जब वो 90 पार कर चुके हैं, उनकी वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रो हो चुकी है। अब सोचिए, अगर बफेट ने इन्वेस्टिंग 30 की उम्र में शुरू की होती या 60 की उम्र में रुक जाते, तो क्या वो आज इतने अमीर होते? शायद नहीं। उनकी असली ताकत थी टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। वाई वी अंडर एस्टिमेट कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह शुरू में धीमा लगता है। RS 10,000 सालाना 10% पर इन्वेस्ट करो तो पहले 5-7 साल में फर्क थोड़ा ही दिखता है, लेकिन 20-30 साल में वही पैसा करोड़ों बन सकता है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी जल्दी रिजल्ट चाहती है। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम मिडवे में पैसा निकाल लेते हैं या स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। कॉम्पाउंडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें रिटर्न धीरे धीरे ऐड नहीं होते, बल्कि मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आप डिसिप्लिन्ड रहें, लॉन्ग टर्म सोचें और बीच में घबराकर भागें नहीं। गुड इन्वेस्टिंग isn't necessarily about earning the highest returns. It's about earning pretty good returns for the longest period of time. मॉर्गन हाउसेल। तो हम क्या कर सकते हैं? जल्दी शुरू कीजिए। जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। कंसिस्टेंट रहिए, भले ही छोटा अमाउंट हो, पर रेगुलरली निवेश करते रहिए। पेशेंस रखिए। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने में समय लगता है। लालच से बचिए। शॉर्ट टर्म गेन्स की लालसा में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को खोना मत। दोस्तों, यही था चैप्टर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि सबसे बड़ी फाइनेंशियल सुपर पावर कोई शॉर्टकट नहीं,
बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, माई वेल्थ हैज़ कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सोचिए, क्या आप कंपाउंडिंग को सिर्फ मैथ समझते थे, या अब आपको इसकी असली साइकोलॉजी समझ में आई? नीचे कमेंट में बताइए, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कहाँ से शुरू हुई है और आप उसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक गलत सोच की, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। क्यों अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग गेम्स हैं। अब चलते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5वें अध्याय की तरफ, जो आपको बताएगा कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग अलग कौशल हैं। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों, अब चलते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5वें चैप्टर, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी की तरफ, जो आपको बताएगा कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग अलग कौशल हैं। यहाँ हम समझेंगे कि अमीर बनना तो एक खेल है, लेकिन अमीर बने रहना एक और बड़ा और अलग ही खेल। अमीर बनने का मतलब है पैसा बनाना, निवेश करना, अपनी कमाई बढ़ाना। लेकिन अमीर बने रहना मतलब है अपनी कमाई को बचाना, जोखिम से बचना और वो पैसा खोने से बचाना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग वेल्थी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर। स्टेइंग वेल्थी रिक्वायर्स द ऑपोजिट, फ्रूगैलिटी, फियर एंड पैरानोया। मतलब, जो चीज़ आपको अमीर बनाती है, वही चीज़ आपको अमीर बनाए रखना मुश्किल कर देती है। द रिस्क फैक्टर। जब आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क लेते हो, नई कंपनियों में निवेश करते हो, नए आइडिया अपनाते हो। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। यानी रिस्क मैनेजमेंट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। साइकोलॉजिकल शिफ्ट। यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव होता है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपकी सोच एग्रेसिव होती है, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो आपको अपनी सोच कंजर्वेटिव बनानी पड़ती है। मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, इट्स सेविंग्स, इट्स फाइनेंशियल एसेट्स नॉट स्पेंट। और इसी में सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। कई बार हमने सुना होगा कि कई करोड़पति अचानक सब कुछ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वे वही जोखिम दोहराते रहते हैं जो उन्हें अमीर बनाता था, लेकिन वह अब उनके लिए खतरा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग थोड़ा पैसा कमाते हैं और उसे धीरे धीरे संभाल कर बड़ा करते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है बैलेंस। अमीर बनने के लिए साहस चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए धैर्य और समझदारी। आपको रिस्क लेने के साथ साथ रिस्क से बचना भी आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अमीर बनने के लिए जोखिम उठाएं, नए मौके खोजें। अमीर बने रहने के लिए अपनी पूंजी की सुरक्षा करें। अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी समय के साथ बदलें, जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। फ्रेगिलिटी और डर को समझें, ये अमीर बने रहने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, यही था चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। ये हमें याद दिलाता है कि पैसों की दुनिया में सफलता की कहानी सिर्फ शुरुआत है और असली चुनौती है उसे बनाए रखना। क्या आप अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बदलाव करने को तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए। मैं हूं ओंकार और आप देख रहे हैं बुकोश, जहां हम किताबों की बातें करते हैं ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बने। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 6 के साथ, टेल्स यू विन, जहां हम समझेंगे कि कैसे कुछ रेयर घटनाएं आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हैं।